सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सब देख लिया था। आज ग्रेविटेशन का आखिरी टॉपिक केप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। आप शांति से देखिएगा। इस सेशन के बाद केप्लर्स लॉ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो आपका जेई मेन हो, जेई एडवांस हो या नीट हो या आपका 11th का एग्जाम हो, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन शुरू करते हैं और समझते हैं केप्लर्स के लॉ को। जैसा कि आपको पता है केप्लर ने अपने जो प्लेनेट मूव करते हैं उसके लिए 3 लॉ उन्होंने दिया था कि प्लेनेट का मोशन कैसे होता है। इसके पहले क्या माना जाता था कि प्लेनेट हमारे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जो हमारे प्लेनेट घूमते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। सर्कुलर में तो हमारी सैटेलाइट जाती थी जिसको हम अज्यूम कर लेते थे। उसी के रिलेटेड इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट और 3 लॉ दिए हैं, उसी को हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं केप्लर्स फर्स्ट लॉ कि केप्लर का पहला नियम क्या है। तो देखो ये क्या बोले, ईच प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन क्लोज्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट। इसको नोट करना, कहाँ पे इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। एंड सन इज एट वन फोकस ऑफ इलिप्स। जो सन है वो इलिप्स के एक फोकस पर स्थित है। अगर आपको पता होगा मैथमेटिकल टूल में जहाँ पे मैंने ग्राफ का टॉपिक लिया था, वहाँ पे इलिप्स के बारे में पूरी प्रॉपर्टी डिस्कस किया था। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको इलिप्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टी बता देता हूँ। क्योंकि देखो केप्लर के सारे लॉ किस पे हैं, जो हमारे प्लेनेट घूम रहे हैं वो क्लोज्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो आपको इलिप्स की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। तो चलिए 5 मिनट लगेगा, उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। तो देखो इलिप्स क्या होता था, आपको याद है, थोड़ा सा ऐसे चिपटा हुआ होता था, वो अपना सर्कल नहीं होता था। ठीक, 1 मिनट इसको फिर से बना देते हैं, थोड़ा अच्छा लगे। ये है अपना इलिप्स। इलिप्स में हम जब इसको कोऑर्डिनेट डालेंगे, कितने एक्सिस आते थे, इसके 2 एक्सिस आते थे। कोई भी डाउट हो आप जाइए, मैंने वहाँ पूरा डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस किया हुआ है। अगर ए हमारा सेंटर है, यहाँ से यहाँ हम इतनी डिस्टेंस को क्या लेते थे, ए लेते थे, याद है ना। और यहाँ से जो ये हाफ है इसको क्या लेते थे, ए। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 2a। और इसको हम क्या बोलते थे, ये हमारा जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आता था, जो यहाँ से यहाँ इलिप्स में आता था, ये a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a। तो इसी को हम क्या बोलते थे, मेजर एक्सिस। ये होता है हमारा मेजर। क्यों मेजर बोलते हैं, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी ज़्यादा है कंपेयर टू इसके, इस एक्सिस के जो आपकी वर्टिकल है। तो ये हुआ हमारा मेजर एक्सिस। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। और जो ये हाफ डिस्टेंस है, अगर ये हाफ है तो इसको क्या नाम देंगे, हाफ वाले को, जो ए है, ये है हमारा सेमी मेजर एक्सिस। समझ में आया कि नहीं, सेमी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसका हाफ है, सेमी मेजर एक्सिस। और ये हुआ आपका मेजर एक्सिस। इसी तरह जो आपका वर्टिकल में है, यहाँ से डिस्टेंस मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जो ये डिस्टेंस है यहाँ से ऊपर की हाफ कितनी आएगी, ए होता था अपना बी, और नीचे का कितना होता था, बी। अगर ये बी है, ए बी है, तो पूरा डिस्टेंस कितना होगा, बी प्लस बी मिला के 2b। अब इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर। एक मेजर है और एक माइनर है। इसमें 2 एक्सिस होते हैं इलिप्स में, एक मेजर और एक माइनर एक्सिस। अब अगर ये यहाँ से 2b अपना पूरा माइनर एक्सिस है, तो केवल एक बी को हम क्या बोलेंगे, जो ए बी है इसको हम बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। ये सब नोटेशन क्लियर हुए कि नहीं, याद आया। आई होप आपको याद आ गया होगा, या आप क्लास 10th में ये सब प्रॉपर्टीज ऑलरेडी सीखे होंगे, लेकिन यहाँ ज़रूरत है। और मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, इसलिए मैं इसको फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसका 2 फोकस होता है, इलिप्स में 2 फोकस होते हैं। एक आपका इधर होगा पॉजिटिव साइड इधर, और एक होगा आपका इधर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। समझ में आया कि नहीं, ये है हमारा फोकस। अब चलो इन सब के हम कोऑर्डिनेट लिख देते हैं।
अगर इस पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट डालना है, यहाँ पे देखो B है और A हमारा यहाँ से इस एक्सिस अगर Y और इसको हम X लें तो एक कोऑर्डिनेट क्या होगा X कामा Y, 0 कामा B। इसी तरह अगर मैं नीचे का लिखूं एक कोऑर्डिनेट हमारा क्या आएगा 0 का, एक मिनट नीचे का कलर चेंज कर देते हैं, वही है नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ए कोऑर्डिनेट जो है निगेटिव साइन में है तो ए हमारा होगा 0 माइनस बी। इसी तरह इसका लिखते हैं, ये देखो ओरिजिन की निगेटिव साइड में, याद है ना कोऑर्डिनेट में हम कैसे करते थे एक्स कामा वाई, तो ये हो जाएगा माइनस ए कामा 0। और एक कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा ए कामा 0, एक्स कामा वाई के टर्म में कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना। ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कुछ भी डाउट? अब एक और रिलेशन होता है, अपना ओरिजिन से लेके फोकस तक कितनी दूरी है उसका एक रिलेशन है, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जो यहाँ से यहाँ दूरी होती है वो कितनी होती है a इंटू ई। अभी e क्या होता है इसेंट्रिसिटी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ से यहाँ x एक्सिस पे ए ई है तो एक कोऑर्डिनेट हमारा कितना होगा आप बताओ, एक कोऑर्डिनेट हमारा कितना होगा? अगर ये ही है x कामा वाई तो x हमारा है ए ई कामा 0। फोकस का कोऑर्डिनेट पता चला कि नहीं? देखो इसको अच्छे से समझो, अभी इसी का पूरा यूज होने वाला है, इसलिए डिटेल में सारे नोटेशन को समझो, कुछ नहीं है, एकदम बेसिक सा चीज है। और इधर की भी दूरी कितनी होती है? इधर की भी दूरी हमारी होती है ए ई। और इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे? ओरिजिन के निगेटिव साइड में जा रहे हैं तो माइनस एक्स कामा वाई, तो माइनस एक्स हमारा कितना आ जाएगा माइनस ए ई कामा 0। बताइए यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप बोलो। इलिप्स की प्रॉपर्टी लिखने में, इलिप्स के बारे में जितने भी नोटेशन थे सारी चीजें हो गई हैं। अब आखिर ये ई है क्या? अब आपके दिमाग में आया होगा कि चलिए सर ए बी तो हमें समझ में आ गया, आपने डिस्टेंस दिखाया, ए है हमारा सेमी मेजर एक्सिस, 2a है हमारा मेजर एक्सिस, बी है सेमी माइनर एक्सिस, 2b है माइनर एक्सिस, हमें फोकस भी पता चल गया कि दो फोकस होते हैं इलिप्स में। ठीक, अब चलो इलिप्स का इक्वेशन लिखते हैं। अगर आपको याद होगा इलिप्स का इक्वेशन क्या होता था, एक्स स्क्वायर, यही होता था ना इलिप्स का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई वाई, वाई एक्स स्क्वायर, उसके पास डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस का टोटल, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है टोटल ए, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक इसका इक्वेशन आता था, ए इक्वेशन हमारा आता था इलिप्स का। अब यहाँ से हमारा ए और बी में एक रिलेशन है जहाँ से हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, तो जो हमारा ए और बी के बीच रिलेशन है वो है हमारा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ई क्या है हमारा इसेंट्रिसिटी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई जो है वो हमारा क्या है इसेंट्रिसिटी। समझ में आया कि नहीं? मतलब कितना चपटा हुआ है एक तरीके से उसको बताता है। अब यहीं से अपना सर्कल होता है, अगर ये सर्कल रहेगा जो हमारी ई की वैल्यू आएगी इलिप्स की केस में वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, जो हमारा इलिप्स की वैल्यू होगी वो 0 से लेके ई की वैल्यू हमारी 1 तक जाएगी। इसेंट्रिसिटी के कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, हमारा इलिप्स की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है। अगर हमारा ई इक्वल टू 0 हम कर दें, इफ ई इक्वल टू 0, अगर ई इक्वल टू यहाँ 0 रखो तो हमारा क्या आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, दोनों एक्सिस किस में बराबर होते हैं? अगर आपको सर्कल याद होगा, इसमें देखो मेजर माइनर कुछ है कुछ नहीं है। अगर ये हमारा बी है तो ये हमारा ए है, यहाँ से ए और बी हमारे बराबर हैं, तो ये हमारा क्या आ गया? अगर ई इक्वल टू 0 है तो ए हमारा सर्कल हो गया। और सर्कल का इक्वेशन क्या होता है आपको पता है? सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, चाहे ए स्क्वायर बोलो चाहे बी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि दोनों की दूरी यहाँ से बराबर है, इसमें सेमी मेजर और सेमी माइनर नाम की कोई चीज होती नहीं है। ये हमारा क्या है इक्वेशन ऑफ सर्कल। पहले आप बताइए यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं? अगर कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए एक बार फिर से देखिए, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो आगे आप नहीं कर पाओगे कि कैसे हमें करना है। सारा डेरिवेशन इसी पे डिसाइड होने वाले हैं अपने इलिप्स पे। तो जो हमारा ई की वैल्यू है वो 0 से लेके कहाँ तक जाती है 1 तक जाती है, किस केस में? इलिप्टिकल केस में।
यहाँ पे लिख देता हूँ, इलिप्टिकल केस में ई की वैल्यू हमारी 0 से लेके 1 के बीच कुछ भी हो सकती है। समझ में आया कि नहीं? इलिप्स के बारे में जितनी प्रॉपर्टी थी, जितना हम यूज करने वाले हैं, वो सारा डिस्कस कर दिए हैं। अब चलो जो अपना लॉ था उसको समझते हैं। लॉ क्या बोल रहा था कि जो हमारे सारे प्लेनेट हैं वो सूर्य के चारों तरफ एक क्लोज्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, और सूर्य कहाँ है? सूर्य हमारा एक फोकस पर रुका हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक, तो चलो अब इसको हम बनाते हैं। जो यहाँ पे बोला हुआ है, अगर ये हमारे इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं तो ये हमारा क्या बना दूं यहाँ पे मैं? एक इलिप्स। ये है इलिप्स। ठीक, कुछ भी डाउट हो तो आप बोलना। देखो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, अच्छे से समझिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखिए। आप चैप्टर खत्म हो गए एक आपको अलग फील आएगी। बुक में लिखा है बट आप नहीं समझ पाओगे को है क्या। ठीक, यहाँ से हमारा लॉ क्या बोल रहा है कि सूर्य, इसके दो फोकस होंगे, एक इधर होगा एक इधर, किसी भी तरफ आप सूर्य मान सकते हो। तो चलो सूर्य को हम रेड कलर से देते हैं, जल सूर्य, क्योंकि सूर्य इतना गर्म हॉट है तो उसको हम रेड कलर से देते हैं। ये है हमारा सन, सूर्य। ठीक, ये हमारा किसी भी एक फोकस पर है, और जो हमारे प्लेनेट हैं वो इसके चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। मान लेता हूँ यहाँ पे हमारा एक प्लेनेट पी है, यहाँ पे कोई दूसरा प्लेनेट है पी, ऐसे बहुत जो भी प्लेनेट हैं वो इसके चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं पूरा कोऑर्डिनेट फिर से लिख देता हूँ। ये हमारा क्या डिस्टेंस था? पूरा 2b था। हाफ कितना होगा? b, और नीचे का लिख रहे हैं तो 0 कामा माइनस b। यहाँ पे कितना होगा? x कामा वाई, 0 कामा b। यहाँ पे कितना होगा हमारा? यहाँ पे कोऑर्डिनेट x कामा वाई, यहाँ पे पूरी डिस्टेंस कितनी थी? a कामा 0, और यहाँ पे डिस्टेंस हमारा कितना था? माइनस ए कामा 0। समझ में आया कि नहीं? जो यहाँ पे हमने लिखा थी इलिप्स, उसी की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिख दी है। अब जो सूर्य की दूरी है वो ओरिजिन से कितने दूर पर है? ए कोऑर्डिनेट, ये है हमारा ए ई दूरी पर। ई हमारी क्या है? इसेंट्रिसिटी। समझ में आया कि नहीं? कुछ भी डाउट हो वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से समझिए। अब आप बताओ, यहाँ से एक हमारा कंक्लूजन निकल के आता है, सूर्य, ये जो प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, ये सबसे नियरेस्ट कहाँ पे आ सकते हैं? देखो अगर ये हमारा प्लैनेट पी है, ये सबसे पास कहाँ तक आ सकता है? सबसे पास से यहाँ तक आ सकता है। क्या इससे पास जा सकता है? आप बोलो। इसके पास जा सकता है। इससे आगे जितना भी जाएगा दूरी इंक्रीज होती जाएगी। तो जो सूर्य के सबसे क्लोजेस्ट है वो जस्ट यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, व्हेन प्लैनेट, जब हमारा प्लैनेट क्या कर रहा है? व्हेन प्लैनेट सन के कहाँ पे आ जा रहा है? एकदम क्लोजेस्ट पे आ जा रहा है। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अपना क्या? पेरीफिलॉन। पेरीफिलॉन, इस पॉइंट को, इलिप्स को, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोनों तरफ। ये होता है अपना पेरीफिलॉन, PERI। इसको देख अच्छे से समझिए, पेरीफिलॉन। और इधर क्या होता है? एफिलॉन, APHE, एफिलॉन, जो सबसे दूर पॉइंट पे है। तो जब सबसे क्लोजेस्ट आ जाता है उसको या तो हम पेरीफिलॉन बोलेंगे या इसको पेरीजेल बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? पेरीफिलॉन, या इसी को हम दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं कभी कभी जो बुक में दिया है? पेरीजेल। ठीक, अब अगर कभी क्वेश्चन में हमसे क्या करता है कि सूर्य के सबसे क्लोज आ गया, दूरी कैसे निकालोगे, वो हमसे पूछता है। तो मैं मान लेता हूँ जो यहाँ से यहाँ की दूरी है वो कितनी है? यहाँ से यहाँ की, यहाँ से यहाँ की जो हमारी दूरी है r है। हमको a निकालना है कि हमारा डिस्टेंस कितना है। अगर इसको मैं r मान लूँ, जो प्लेनेट की डिस्टेंस है इस पॉइंट पर पेरीफिलॉन पे, तो यहाँ से हमारा r इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ? r इक्वल टू पूरी डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी है? यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा a है, और यहाँ से यहाँ तक ए ई है, तो हमें इतना चाहिए। तो मैं ए से ए माइनस ई घटा दूंगा। जब यहाँ से ए कॉमन लूंगा तो क्या निकल के आएगा? आर इक्वल टू ए कॉमन ले लोगे, निकल के आएगा 1 माइनस ई। सूर्य के इससे क्लोज नहीं जा सकता। ए है हमारा मिनिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस।
प्लेनेट जो है वो सूर्य के मैक्सिमम इतना ही क्लोज जा सकता है, इसको नोट कर लेना। ये रही उसके क्लोज के बारे में। अब बताओ सबसे दूर हमारा प्लेनेट कहाँ तक जा सकता है। यहाँ पे अगर सूर्य स्थित है, ये इसका पूरा पाथ है। ये जो इसमें देख के बताओ कि फोकस से सबसे दूर पॉइंट क्या है। ये है हमारा इस एंड पर, एफिलॉन पर। जब प्लेनेट सूर्य के सबसे दूर, अगर यहाँ पे प्लेनेट आ गया है घूमते घूमते, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एफिलॉन। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं क्या है हमारा, व्हेन प्लेनेट। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, अच्छे से समझिए कॉन्सेप्ट। देखो बुक में लिखा है वो आप समझ लोगे, लेकिन ये फीलिंग नहीं आएगी कि ये सब हुआ कैसे, कैसे डिराइव हुआ। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट, इसके पीछे की पूरी क्या फिजिक्स थी वो समझ में आए। जब प्लेनेट हमारा सूर्य के सबसे फारदेस्ट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एफिलॉन बोलते हैं, या एक और टर्म है जिसको हम एफोजी बोलते हैं। ठीक है, एफओजी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, अच्छे से नोट कर दो। अब अगर इसके बीच का हमसे डिस्टेंस पूछ लिया जाए, अगर हमसे सूर्य से सबसे फर्देस्ट पॉइंट का डिस्टेंस पूछ लिया जाए, यहाँ पे हमारा सूर्य है। अभी यहाँ पे देखो मैं बना रहा हूँ, एक दूसरा कलर दे देता हूँ। चलो यहाँ से अब ये हमारा आर है, ठीक। ये डिस्टेंस हमसे पूछी जा रही है, तो आप सबसे फर्देस्ट पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालोगे बताओ। सबसे फर्देस्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट, सन एंड प्लेनेट क्या होगा, आर इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक हमारी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ ए है, और यहाँ से यहाँ कितनी है सूर्य की, ए ई है फोकस की। अरे यही डिस्टेंस थी ना, यहाँ से यहाँ माइनस ए है तो ये पूरा ए हुआ, और ये ए प्लस ए ई, तो टोटल डिस्टेंस हमारा हुआ ए प्लस ए ई। यहाँ से जब हम ए कॉमन लेंगे कितना निकल के आएगा, 1 - ई। तो जो हमारा प्लेनेट है वो सूर्य से कितने दूर पर मैक्सिमम जा सकता है, उससे पॉसिबल नहीं है। तो ए का ए इंटू 1 - ई, और सबसे क्लोजेस्ट कितना आएगा, A1 + ई। सॉरी ए, यहाँ तो प्लस है ना यार, यहाँ सही कर देना। तो जो उसके सबसे दूर जाएगा, दूर देखो प्लस आ रहा है, रट्टा मत मारिएगा, टेक्निक बता रहा हूँ, दूर जा रहा है तो प्लस, एकदम नियरेस्ट है तो 1 - ई। इस टर्म में आप इसको याद रख लेना। ये रहा कैपलर का फर्स्ट लॉ, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आप उसको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। कैपलर का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि सारे प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ एक क्लोज्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, और सूर्य उसके फोकस पर स्थित होता है। जो और इसमें क्या है, जो सबसे दूर पॉइंट होता है उसको एफिलॉन बोलते हैं। डिस्टेंस होती है आर इक्वल टू, कितना होता है, R = A × 1 + c, और जो सबसे नियरेस्ट होता है उसको बोलते हैं पेरीफिलॉन। उसकी डिस्टेंस होती है R = A × 1 - ई। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बोलो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हो तो यार प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही और वीडियो आपके पास आते रहें। चलो अब दूसरा लॉ समझते हैं, कैपलर सेकेंड लॉ। पहले इसकी डिफिनीशन समझते हैं, फिर एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैपलर्स का सेकेंड लॉ क्या बोलता है। तो देखो कैपलर का सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है, प्लैनेट डू नॉट रिवॉल्व अराउंड सन विथ कांस्टेंट स्पीड। जो हमारे प्लैनेट हैं वो सूर्य के चारों तरफ कांस्टेंट स्पीड से नहीं घूमते। क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद करना है जो तीनों पॉइंट हैं। दूसरा पॉइंट है प्लेनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज नियर टू सन। जो हमारे प्लेनेट हैं वो सूर्य के जब सबसे नजदीक होंगे उस समय उनकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, एंड स्लोअर व्हेन इट इज फर्दर फ्रॉम सन। और सूर्य से जितना दूरी पे होंगे उनकी स्पीड उतनी स्लो होगी। आपने देखा होगा टाइम पीरियड, इसलिए जो आप सारे जो 8 अपने हैं प्लेनेट, आप देखना जो जितने दूर हैं डिस्टेंस के हिसाब से उनका टाइम पीरियड उतना ज़्यादा। जैसे पृथ्वी देखो 365 दिन में चक्कर लगाती है सूर्य के चारों तरफ, और जो है वो सब कम कम दिन में। सारा देखोगे जो जितने दूर पे किलोमीटर में है, सारा डेटा अवेलेबल है, आप सर्च करके उसको देख सकते हो। तो वहाँ से आपको क्या समझ में आया, ये सब अभी हम सारे पॉइंट को प्रूव करेंगे, आप केवल अभी डिफिनीशन समझिए।
पहला है प्लेनेट डू नॉट रिवॉल्व अराउंड सन विथ कांस्टेंट स्पीड। दूसरा पॉइंट है प्लेनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज नियर टू सन एंड स्लोअर व्हेन इट इज फर्दर फ्रॉम सन। इसके बाद द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट है, इसको याद रखिए। क्या बोल रहा है? द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू अ प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ से क्या हम कॉन्सेप्ट निकालते हैं उसको हम समझते हैं। तो चलो बनाते हैं प्लेनेट और सन का। तो जैसे ये जिक्र होगा सबसे पहले क्या आएगा? हमारा इलिप्स। ठीक, ये रहा इलिप्स। सन कहाँ पे है? इसके एक फोकस पे बैठा हुआ है, मान लेते हैं सूर्य है हमारे सन, सूर्य देव। ठीक, अब जो प्लेनेट हैं इनके चारों तरफ घूम रहे हैं। एक प्लेनेट मैं मान लेता हूँ यहाँ पे है पी, जो इसके नजदीक है। एक प्लेनेट मान लेता हूँ यहाँ जो इसके दूर है, प्लेनेट पी। ठीक, अब ये घूम रहे हैं तो लॉ हमारा क्या बोलता है कि जो सूर्य के सबसे पास है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। कैसे होगी अभी आपको आगे मैं प्रूफ करूंगा, टेंशन मत लीजिए। और जो डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस सूर्य से कितनी इतनी दूर है और ये डिस्टेंस कम है। ये अगर हम R1 ले लें, ये हम R2 ले लें। ठीक, तो जो सबसे दूर है वो हमारा सबसे स्लो घूमेगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन दे सकते हैं कि जो प्लेनेट सूर्य के सबसे पास हैं उनकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछा गया है, नीट या जेईई के PYQ में आप देखना टाइम पीरियड को लेके। अब यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है वो क्या बोलता है कि रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू प्लेनेट। देखो ये जो हमने रेडियस वेक्टर ड्रॉन किया, मानो ये घूम रहे हैं, तो ये जो एरिया कवर करेंगे, अगर मानो 1 सेकेंड में जितना एरिया ए कवर करेगा उतना ही एरिया ए भी कवर करेगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो इनकी एरियल वेलोसिटी है वो प्लेनेट की क्या होने वाली है? कांस्टेंट होने वाली है। वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं रहती, क्या कांस्टेंट रहती है? यहाँ पे लिख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इज कांस्टेंट। द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इज कांस्टेंट। जो हमारा प्लेनेट है उसकी एरियल वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहती है। समझ में आया कि नहीं? वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट रहती, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है? एरियल वेलोसिटी। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बोलो। अब चलो इसको हम समझते हैं कि स्वीप्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और ए फास्टेस्ट स्पीड कैसे जा रहा है, उसका मैं आपको और एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ अच्छे से चीजें, ताकि समझ में आए। चलो बनाते हैं। ये है अपना इलिप्टिकल पाथ। चीजों को देखो, समझो अच्छे से। एक बार समझ लोगे ना, कोई भी आपसे कुछ भी पूछेगा आप आसानी से आंसर दे दोगे। और टाइम दे के अच्छे से स्टडी कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ इसके देखने के बाद आपको एक अलग ही एनर्जी आएगी। आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि कैसा भी क्वेश्चन आए मैं उसको सॉल्व तो कर ही लूंगा। ठीक, चलो अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक प्लेनेट मैं लेता हूँ। यहाँ पे अभी मान लेता हूँ है मेरा सूर्य से दूर, यहाँ पे है पी पे। ये हमारा एक प्लेनेट है पी। ठीक, और एक दूसरा प्लेनेट है हमारा यहाँ पे, ये कलर दे देता हूँ पी। अभी यहाँ से ये दोनों चलना शुरू किए टाइम टी पे। टाइम टी पे हमारे जो प्लेनेट हैं, टाइम टी पे बोथ स्टार्टेड। हमारा जब दोनों शुरू करना मूव करना चालू किए तो ए डी टी टाइम में, हम मान लेते हैं डी टी टाइम में ए प्लेनेट, अगर इस पॉइंट को मैं नाम ए दूं, इस पॉइंट को नाम हम सी दूं, तो जो ए हमारा प्लेनेट पी है ब्लू कलर में जो मैंने दिखाया, मान लेते हैं डी टी टाइम में हमारा यहाँ पे चल के आ गया। ठीक, क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, अभी आपको बताएंगे। यहाँ पे आ गया और जो P है वो हमारा dt टाइम में चल के यहाँ पे आया है। ठीक, तो ये बोल रहा है कि दोनों जो एरिया कवर करेंगे वो इक्वल एरिया होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये C से D पे आ गया है, ये C से D पे आ गया है और A से B पे आ गया है। प्लेनेट समझ में आया कि नहीं? तो जो हमारा लॉ बोलता है वो यही बोलता है कि ये दोनों जो है हमारे इक्वल एरिया कवर करेंगे। अगर ये हमारा सन है तो जो ये एरिया होगी, देखो ये कलर कर रहा हूं मैं,
ए एरिया, और इसके लिए दूसरा कलर दे देते हैं, कौन सा दे दें, ए एरिया अपना पी का। ये दोनों एरिया अपना सेम रहने वाला है, इसी वजह हम बोलते हैं इसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, जो है ये हमारा सेकेंड लॉ बोलता है। समझ में आया कि नहीं? दोनों इक्वल एरिया स्वीप करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जो वहां पे मैंने लिखा था, इसको फिर से नोट करके लिख लो। तो जब इनका एरियल वेलोसिटी हमको लिखना रहे, ये मान लेता हूं ये कितना एरिया कवर किया है, ये हमारा एरिया कवर किया है यहाँ से डी टी टाइम में डी ए। तो अगर ये दोनों एरिया बराबर हैं, ये भी एरिया हमारा कितना आएगा, डी ए। ठीक, यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बोलो। तो जो इनका एरियल वेलोसिटी है, एरियल वेलोसिटी वो हमारा क्या है, वो हमारा कांस्टेंट है। तो एरियल वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे, चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये हमारा क्या आने वाला है, कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं? अगर कुछ भी डाउट है तो वीडियो को पॉज करिए, अब भी देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब मानो यहाँ पे जब ये चला, इसकी स्पीड कितनी थी, इसकी स्पीड यहाँ पे हम मान लेते हैं, जब ये पी से यहाँ चलना चालू किया तो इसकी स्पीड थी v1। v1 इसकी स्पीड है, और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड इस प्लेनेट की थी v2। अब आप मुझे बताओ, जो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट लिखा था फास्टर एंड स्लोअर का, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। आप जो प्लेनेट पी है ए से बी पे देखो, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अगर टाइम सेम है, डिस्टेंस ज्यादा लग रही है, तो मतलब इसको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी कि नहीं। देखो और सिंपल, अगर आपको 5 किलोमीटर जाना है दोनों लोग को, तो जिसको जल्दी पहुंचना है, जिसको ज्यादा कवर करना है, उसको तो ज्यादा स्पीड देना होगा, है कि नहीं? अगर ये ज्यादा स्पीड नहीं देगा तो ज्यादा एरिया कवर कैसे करेगा? और एरिया तो दोनों हमारे बराबर होने चाहिए। यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस कितना है, एकदम कम है, इसलिए इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। समझ में आया कि नहीं? देखो ये डिस्टेंस जो है ए से बी तक, वो डिस्टेंस हमारा ज्यादा है कंपेयर टू डिस्टेंस सी और डी के बीच में। ये डिस्टेंस जो है हमारी सी डी और ए बी, इसका डिस्टेंस ए बी ग्रेटर देन सी डी है। तो अगर हमें प्लेनेट P1 को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो उसकी स्पीड हमें इंक्रीज करनी होगी। अगर मैं आपको बोलूं कि एक बंदा है 5 मिनट में 10 किलोमीटर जाना है, एक बंदा है उसको 5 मिनट में 4 किलोमीटर जाना है, तो कौन अपनी स्पीड ज़्यादा रखेगा? जिसको 10 किलोमीटर जाना है, क्योंकि टाइम तो सेम ही रखना है, टाइम तो हम चेंज नहीं कर सकते, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वही यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आया, जो सेकेंड लॉ था वो बिल्कुल सही उन्होंने दिया है, कि जो जितना पास रहेगा उसकी स्पीड उतना ज़्यादा होगी, जो जितना दूर रहेगा उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब डी ए बाई डी टी को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर अलग एरिया और अलग टाइम दिया हो, A1/T1 इक्वल टू A2/T2, ये हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, कितने भी प्लेनेट हों जो घूम रहे हों, सबका एक क्या आएगा, एरियल वेलोसिटी, ये हमारा निकल के आएगा कांस्टेंट। अगर कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए और फिर से नोट करिए। इसको लिखे कि नहीं, यहाँ पे नोट करके लिख लेना, इफ प्लेनेट ट्रेवल इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमारी वेलोसिटी क्या होने वाली है, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ थोड़ा। इफ प्लेनेट ट्रेवल इक्वल एरिया, प्लेनेट ट्रेवल इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो आप बताओ डिस्टेंस किसका ज्यादा है, बोलो। डिस्टेंस हमारा है जो इसके सबसे पास है, क्योंकि इसको हमें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, v1 ग्रेटर देन v2। क्यों? क्योंकि ए एरिया जो है हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए टू बी इज मोर। यहाँ पे इसका रीजन लिख लेना कि हमारी v1 क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए टू बी वो हमारा ज़्यादा है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल सी टू डी है उसके कंपेयर में जो सी से डी है ये डिस्टेंस कम है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, ऑफ कोर्स स्पीड स्लो होगी।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो और समझते हैं इसका एक किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा आपको एक दिखाता हूँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लो एक कॉन्सेप्ट ही है जिसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखा रहा हूँ। ये है हमारा इलिप्स, सन इसके कहाँ पे बैठा हुआ है, सन इसके फोकस पे बैठा हुआ है, ये है सन हमारे, ठीक। अब मान लेता हूँ डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट अलग अलग मोशन कर रहे हैं। एक प्लेनेट है हमारा यहाँ पी, एक प्लेनेट है हमारा यहाँ पे, कलर क्या लें, एक कलर दे देते हैं। अगला प्लेनेट है पी, एक और प्लेनेट है, कौन सा, एक और प्लेनेट है यहाँ पे मैं दे देता हूँ पी। अब ये तीनों इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मूव किए हैं, ठीक है। या कभी कभी क्या करेगा कि टाइम डिफरेंट देगा और एरिया भी डिफरेंट देगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको हम बता रहे हैं। यहाँ पे जो है न तो अपना टाइम हेयर, टाइम इज डिफरेंट, टाइम इज डिफरेंट, जो हमारा डिफरेंट टाइम में मान लेते हैं ए पी से यहाँ पे आ गया। कितना टाइम लिया है पी से ए से बी में जाने पर, अगर इसको मान दो तो ए यहाँ से कितना एरिया कटेगा, इसका ए एरिया है, एक एक करके हम पूरा लिखते हैं। यहाँ से यहाँ आने पे इसकी स्पीड मान देते हैं v1 थी, टाइम इसने दिया t1 और कितना एरिया स्विफ्ट किया है a1। इसी तरह p है अपना, p यहाँ से यहाँ पे आ गया है, ठीक। जब p यहाँ से यहाँ पे आया, इसकी वेलोसिटी मान देते हैं कितनी है v2, एरिया इसने स्विफ्ट किया a2, टाइम लगाया t2। इसी तरह अपना ये जो P था ये यहाँ पे मूव कर गया, तो एरिया तो बराबर होनी चाहिए जो स्विफ्ट करेगी, यही ना। लेकिन एरिया बराबर यहाँ नहीं है, भले एरिया बराबर है, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो एरिया और टाइम का रेशियो है वो कांस्टेंट होने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे जो आई P से P पे, इसकी वेलोसिटी v3, एरिया a3 एंड टाइम सॉरी टाइम लगा हमारा t3। कुछ भी डाउट है तो बोलो यहाँ तक। ये हमारे तीन प्लेनेट हैं। अब आपको इसमें बोल रहा है कि कमेंट करना है किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, किसकी स्पीड कम होगी, और इनका एरियल वेलोसिटी का रेशियो लिखना है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, किसी दो का दे देगा तीसरे का पूछेगा, या तीसरा दे देगा दूसरे का पूछेगा। समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो पहले हम एरियल वेलोसिटी पे कमेंट करते हैं। यहाँ टाइम भी डिफरेंट है और एरिया भी डिफरेंट है। देखो एरिया भी वो अलग अलग काट रहा है, लेकिन हमारा डिफरेंस क्या था, इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस के लिए, कुछ नहीं, हमें पता है हमारा क्या कांस्टेंट रहने वाला है, एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो जिससे मैं a1 बाई t1 इक्वल टू a2 बाई t2 इक्वल टू a3 बाई t3 लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये क्या है हमारा एरियल वेलोसिटी है। एरियल वेलोसिटी का तो यही था da बाई dt, एरियल वेलोसिटी। अब आप बताओ वेलोसिटी पे कमेंट करो, क्या वेलोसिटी हमारी बराबर होने वाली है v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v3? नहीं, एरियल वेलोसिटी होने वाली है, तो ये हमारी तीनों बराबर नहीं है। अब आप बताओ यहाँ से किसकी स्पीड ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। क्या कॉन्सेप्ट है, सूर्य के जो जितना करीब होगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी, जो जितना दूर होगा उसकी स्पीड उतना कम होगी। तो यहाँ पे सबसे पास में कौन है, v1 है, जो ये प्लेनेट है v1 की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। उससे थोड़ा सा दूर पे कौन है, जो प्लेनेट दूसरा है। अगर चलो यहाँ मैं 1 1 करके दे दूं क्या, प्लेनेट 1, ताकि आपको समझ में आए, 2 2 3 3। तो जो प्लेनेट 2 है उसकी डिस्टेंस कंपेयर टू इसके थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी। और सबसे ज्यादा सबसे कम वेलोसिटी किसकी होगी, सबसे कम वेलोसिटी हमारी होगी v3। क्यों, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा दूर है। जो डिस्टेंस कवर करेगा ना, ये बहुत ही कम करेगा। क्यों, क्योंकि ये सब जो एरिया और उसका रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। बताओ समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन कर दोगे हो जाएंगे कि नहीं।
आई होप आपसे हो जाएंगे। कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब चलो हम सेकेंड लॉ का प्रूफ देखते हैं। ठीक, इसको अच्छे से समझिएगा, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है, जो बोर्ड के एग्जाम क्लास 11th ये सब देते हैं। प्रूफ फॉर सेकेंड लॉ, किसका सेकेंड लॉ है? कैपलर का सेकेंड लॉ, उसको हम प्रूफ करेंगे। तो हमारा क्या था, पहले तो हमारे सारे सन कहाँ घूम रहे हैं, जो हमारा सन है वो फिक्स है, प्लैनेट एक इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। यहाँ पे हम मान लेते हैं सन हमारा बैठे हुए हैं, इनके चारों तरफ जो प्लैनेट हैं वो इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है। कोई यहाँ पे एक प्लैनेट है पी, जो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक, जिसकी वेलोसिटी v है। और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा कितना है? ये डिस्टेंस है हमारा r। समझ, अच्छे से समझना नोटेशन को। अब आप बताओ, अगर हमें एरियल वेलोसिटी इसकी लिखनी, मान लेते हैं हम dt टाइम में, ये प्लेनेट हमारा यहाँ था एकदम छोटू सा टाइम में, r को मैं नीचे लिखता हूँ, जो हमारा ये प्लेनेट था एकदम छोटू टाइम में यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे p अभी जस्ट यहाँ पे आ गया, कितना टाइम लिया है? dt दिया है, वेलोसिटी वही है v। तो आप बताओ जो ये एरिया कटेगा यहाँ से, एरिया तो यही कटने वाला है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है? r, एकदम छोटा सा टाइम dt दिया है, इन स्मॉल टाइम dt, इन स्मॉल टाइम dt। समझ में आया कि नहीं? अब आप बताओ, यहाँ से अगर मैं रेडियस वेक्टर को एक्सटेंड करूं, रेडियस वेक्टर अगर हमारा r है, तो रेडियस और वेलोसिटी के बीच जो एंगल है वो एंगल हमारा कितना है, दे देते हैं, ये एंगल है हमारा थीटा। समझ में आया कि नहीं? कुछ भी डाउट है तो वीडियो को पॉज करना, उसी समय तुरंत डाउट क्लियर कर लेना, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे और डाउट क्लियर नहीं रहेगा तो आगे आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। समझ में आया क्या हो रहा है? एक प्लेनेट पॉइंट यहाँ 1a पे था, अभी ये पॉइंट b पे आ गया है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt में। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, जो एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट है वो हमारा क्या रहने वाला है? वो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। जो हमारा एरियल वेलोसिटी da/dt है वो हमारा क्या होगा यहाँ पे? कांस्टेंट। ये तो फार्मूला आपको पता ही है। अब आप बताओ, जो प्लेनेट हो dt में कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कवर करेगा? इसको मैं यहाँ बाहर बनाता हूँ जूम करके, एकदम छोटा सा हो है, यहाँ पे क्लियरिटी नहीं आ रही है, ठीक। सूर्य यहाँ है, यहाँ तक कुछ भी डाउट है बोलो। ये डिस्टेंस कितना है हमारा? r। अगर यहाँ से यहाँ वेलोसिटी r है तो ये dt टाइम में कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया होगा? बताओ ना, कितना डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी v है, टाइम dt है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये जो डिस्टेंस हमारा ट्रेवल करेगा कितना आएगा? v dt। और इसके बीच यहाँ एंगल कितना था? अगर ये हमारा r वेक्टर को मैं एक्सटेंड करूँ तो जो इसके बीच एंगल है वो कितना है? थीटा। अब देखो ये बहुत ही छोटा सा है, इतना छोटा है कि इसको हम क्या मान लेंगे? एक स्ट्रेट लाइन। जब हम इसको स्ट्रेट लाइन मानेंगे तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? एक ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज ए, जो हमने आर्क निकाला है एकदम छोटू सा टाइम माइक्रो सेकेंड में मानो, दिस इज ए वेरी स्मॉल, इट्स ऑलमोस्ट ट्रायंगल। ये हमने क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एरिया चाहिए, एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में चाहिए, तभी आगे डेरिवेशन होगा, उसका प्रूफ होगा। तो जो हमारा है ये आर्क हमने निकाला है बहुत ही स्मॉल है, तो इट्स ऑलमोस्ट, देखो एग्जैक्ट नहीं है इसलिए मैं ऑलमोस्ट यूज कर रहा हूँ, इट्स ऑलमोस्ट ट्रायंगल। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? ये हमारा एग्जैक्ट किसकी तरह है? ट्रायंगल के लिए। अब अगर आपको ट्रायंगल का एरिया लिखना है, एरिया इक्वल टू हमारा क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना? एरिया इक्वल टू, अगर हमें लिखना है एरिया ए ट्रायंगल का, क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो हमको पता है, यहाँ से यहाँ बेस हमारी कितनी है? बेस हमारा है आर, लेकिन हमको हाइट नहीं पता है। तो हाइट के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, जो हमारा एक कलर चेंज करते हैं, यहाँ से जो ये हाइट आएगा एच,
यही तो हाइट होगा इसका। तो अगर किसी तरह हमको हाइट मिल जाए तो हमको एरिया मिल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। अगर ए एंगल थीटा है तो ये जो अंदर का एंगल आएगा ये कितना होगा बताओ। इस लाइन पे कितना एंगल बनता है 180, लेकिन इधर थीटा है तो इधर कितना बनेगा 180 माइनस थीटा। इसको यहाँ पे लिख लेना, या मैं इस एंगल को यहाँ पे लिख देता हूँ। ये एंगल है हमारा 180 माइनस थीटा डिग्री, ये जो अंदर बना रहा है। अब यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री लगाओ। अगर यहाँ पे मैं साइन लगाऊंगा तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बेस होगा, ये इसकी परपेंडिकुलर होगी और ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा। तो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है तो हम क्या लगाएंगे, साइन रूल लगाएंगे। तो चलो साइन लगाते हैं। यहाँ से मैं साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या निकल के आएगा, इसके इक्वल टू हमारा निकल के आएगा हाइट। हाइट हमारी कितनी है यहाँ पे, हाइट इसकी है h और वेलोसिटी है हमारी v dt, यही है ना। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा h बाई वी डी टी। यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेंगे, h की वैल्यू हमारी निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी वी डी टी साइन थीटा। कुछ भी डाउट है तो बोलो आप यहाँ तक। अब हमें h की वैल्यू पता चल गई है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए हमें, एरिया चाहिए। और एकदम छोटू सा एरिया कितना गया है, जो इसके बीच एरिया कवर किया है, ये एरिया हमारा कवर किया है डी ए। यहाँ पे देखो जो ये एरिया कवर किया है एकदम छोटा सा, ये कितना है डी ए। तो हमको ए डी ए चाहिए। तो डी ए अगर हमें एरिया चाहिए, क्या हम लिखेंगे हाफ इंटू बेस। बेस हमारा कितना है इस ट्रायंगल के लिए आर, इंटू हाइट। हाइट हमने कितना निकाला है वी डी टी साइन थीटा। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। हमें एरिया निकल के आ गया है। अभी अगर हमसे वेलोसिटी पूछे छोटू सा का, तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आराम से। तो चलो इसको हम मान देते हैं अभी इक्वेशन नंबर 1। अब चलो देखते हैं कि जब ए तो हमने एक रिलेशन निकाल लिया है, अब अगला करते हैं कुछ जुगाड़ की और क्या आ सकता है। जो डी ए बाई डी टी अगर हमारा कांस्टेंट हो रहा है वो किस टर्म के बराबर होगा उसको हम देखते हैं। तो चलो अगली स्लाइड में ऐड करता हूँ। मान लेता हूँ हमारा क्या था, ये हमारा इलेप्टिकल पाथ था जिसपे सन इसके एक फोकस पे है, यहाँ पे मान लेते हैं एस। और यहाँ पे हमारा प्लेनेट कोई घूम रहा था, यही था ना प्लेनेट पी। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है आर। तो आप देखो जो हमारा ये होगा क्या बोलते हैं, जो इसके बीच क्या कांस्टेंट रहने वाला है, जो हमारा मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा या एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा। आप वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका मोमेंटम नहीं कांस्टेंट रहेगा, m इंटू वी होता है, इसका क्या कांस्टेंट रहने वाला है, इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो चलो हम देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कैसे कांस्टेंट होता है। चलो तो इस पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा टार्क निकालते हैं सन के अबाउट। तो जब सन के अबाउट हम टार्क निकालेंगे टाउ इक्वल टू आर वेक्टर, यही होता है ना फार्मूला, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब यहाँ पे देखो प्लेनेट है, यहाँ पे सन है, दोनों का कुछ ना कुछ मास है। तो यहाँ पे क्या अपना लगेगा, एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब जब यहाँ पे आप देखो ये रेडियस वेक्टर है, ये हमारा इस डायरेक्शन में है और फोर्स उसके अपोजिट, ये दो वेक्टर हैं, एक इस डायरेक्शन में है एक इधर। तो इनके बीच एंगल कितना होता है थीटा। यहाँ पे थीटा हमारा होता है 180 डिग्री, यही होता है ना थीटा हमारा 180 डिग्री। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं टाउ इक्वल टू हमारा आ जाएगा आर एफ साइन थीटा। टाउ हमारा क्या है, टार्क, किसके अबाउट, सन के अबाउट। तो यहाँ साइन थीटा हम 180 डालते हैं, टाउ इक्वल टू आर। फोर्स हमारा है कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इंटू साइन 180। तो जो साइन 180 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जीरो। तो यहाँ से हमारा जो टार्क निकल के आया है वो जीरो। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या था हमारा जो फार्मूला, अगर आपने रोटेशनल मोशन मुझसे पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, इफ नेट टार्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, मतलब जिसके अबाउट हम टार्क निकाल रहे हैं वहां पे जीरो आ जाए, तो हम यहाँ किसके अबाउट निकाल रहे हैं, सन के अबाउट।
ये अगर हमारा जीरो आ जाए तो हम क्या बोलते थे, देन जो हमारा एंगुलर मोमेंटम एल था, ये हमारा क्या होता था, ये हमारा आता था कांस्टेंट। याद आया कि नहीं रोटेशनल मोशन? अगर नहीं याद है तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए रोटेशनल मोशन, वहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा हुआ है, जाके देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करो, एक बार फिर से देखो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये प्लेनेट जो है यहाँ पे जो घूम रहा है, मान लेते हैं किस वेलोसिटी से घूम रहा है। वेलोसिटी हमने कितना लिया था, वेलोसिटी हमने, चलो एक अलग बना देते हैं, ये तो मैंने इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे कर दिया है ताकि चीज़ें और आसान हो जाएं, नहीं तो इसी में करूँगा तो दिखेगी नहीं। फिर से इलिप्स बना देते हैं। देखो जितना, देखो लिखने में यार वो मत होना, जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतनी चीज़ें आपको याद रहेंगी कॉन्सेप्चुअल। अच्छे से समझिए, सूर्य कहाँ है, इसके एक फोकस इस पर, यहाँ पे हमारा सूर्य है, यहाँ पे एक प्लेनेट हमारा मूव कर रहा है, ठीक। एक प्लेनेट है पी, जिसकी वेलोसिटी है v, ठीक। यहाँ से यहाँ इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है r। अगर हम r वेक्टर और इसके बीच एंगल देखें, r वेक्टर और वेलोसिटी, यहाँ पे एंगल हमारा कितना है, अगर हम r वेक्टर और इसके बीच एक्सटेंड करके जो एंगल लिया था थीटा। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप बोलो। और जो ये हमारा प्लेनेट p था, इसका मास हम मान लेते हैं कितना है m, ठीक। अब अगर प्लेनेट का मास m है, सन के अबाउट हमारा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहने वाला है, तो एंगुलर मोमेंटम का क्या फार्मूला होगा, एल वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या होगा, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। पी हमारा क्या होता था, लीनियर मोमेंटम, और पी की वैल्यू क्या आती थी अगर आपको याद होगा, एम इंटू वी वेक्टर, यही होता था ना। अगर नहीं देखा है तो एक बार जाके वो वीडियो देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर इंटू पी की वैल्यू एम इंटू वी वेक्टर, कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब यहाँ पे इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं, एल इक्वल टू एम, यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी और उसके साथ हम एंगल लेंगे तो कितना आएगा, एल इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। जो हमारा एंगुलर मोमेंटम निकल के आया है, ये हमारा क्या है, एम वी आर साइन थीटा, और ये हमारा क्या रहने वाला है, ये हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। बोलो कुछ भी डाउट है तो यहाँ पे अच्छे से समझिए। अब यहाँ पे हमने एल की वैल्यू निकाल ली है, अब इसको हम उठा के वहां पे पुट करेंगे इस वैल्यू को, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इसी फॉर्म में देखो, जो हमारा इक्वेशन 1 आया था, हमें पता है कि हमारा एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, हम इसके टर्म में उसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा क्या था, जो निकल के आया था एरियल वेलोसिटी डी ए, कलर चेंज कर देते हैं नहीं तो आपको डाउट ना हो। डी ए इक्वल टू क्या हमने निकाला था, यहाँ से आप देखो, हाफ आर वी डी टी साइन थीटा, यही था ना, हाफ आर वी डी टी इंटू साइन थीटा। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें देखो ऊपर m है एंगुलर मोमेंटम में, लेकिन यहाँ m नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब देखो ध्यान से, एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा, इतने टर्म को मैं क्या बोल सकता हूँ, आप बताओ। इतने टर्म को मैं एल बोल सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो अगर इसको मैं और अरेंज करूँ तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखो ये आर एम, एम वी आर साइन थीटा, एम यहाँ है, वी यहाँ है, आर साइन थीटा, तो ये पूरे टर्म को मैं क्या लिखूंगा, एल, यही आएगा ना, डिवाइडेड बाई 2m इंटू डी टी। अब डी टी को मैं इस पार ले आता हूँ, डी ए बाई डी टी इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा, एल बाई 2m। तो जो हमारा एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम कब से बोल रहे थे, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया है। कभी भी क्वेश्चन में पूछे कि जो हमारा एरियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कितनी होती है, एक क्वेश्चन में पूछा गया है, उसकी वैल्यू एल बाई 2m होती है। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, m क्या है, m हमारा प्लेनेट का मास है, वो तो फिक्स है, बदलने वाला नहीं है। l क्या है, l हमारा एंगुलर मोमेंटम है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये दोनों क्वांटिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट।
तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, जो हमारी एरियल वेलोसिटी है, एरियल वेलोसिटी है वो क्या है, वो भी हमारी कांस्टेंट है। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ से ये प्रूफ हो गया। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपका एम क्या है, स्मॉल एम। स्मॉल एम है आपका मास ऑफ प्लेनेट। चीज़ों को याद रख लेना, क्वेश्चन में अगर कभी पूछे, मास ऑफ प्लेनेट। और एल क्या है हमारा, एल है हमारा एंगुलर मोमेंटम। ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितना इजीली हमने प्रूफ कर दिया। जो वहाँ पे कॉन्सेप्ट केपलर जी ने दिया था, उसको मैथमेटिकल टर्म में भी प्रूफ करके हमने देख लिया है। और क्या चीज़ें देखो, प्रूफ करने से आप पीछे मत हुए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ना यहाँ से सीखने के बाद एक बार खुद से करिए। अगर खुद से आप करना चालू कर दिए ना, देखना बहुत इजीली सारी चीज़ों को आप करना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, आप उसको आराम से सॉल्व कर दोगे। चलो, अब हम देखते हैं एक और टर्म, स्पीड निकालते हैं प्लेनेट की। कहाँ पे निकालेंगे, एफिलॉन एंड पेरिफिलॉन पे, जो सबसे दूर और सबसे फर्देस्ट पॉइंट पे। तो मैं हेडिंग डालता हूँ। ये कभी कभी देखो डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे करने हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट सीखिए, स्पीड ऑफ प्लेनेट कहाँ पे हमें निकालना है, एट एफिलॉन। पता है ना, स्टार्टिंग में ही बताया था फर्स्ट लॉ में, एफिलॉन एंड पेरिफिलॉन। एक फर्देस्ट है, एक नियरेस्ट है। अब आप इसको कैसे निकालोगे, दोनों पॉइंट में हमको स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम अपना वो बनाते हैं प्लेनेट वाला सिस्टम। ठीक, ये हमारा क्या है, सूर्य। सूर्य हमारा इसके एक फोकस पे रहेंगे। तो मैं मान लेता हूँ सन हमारा यहाँ पे है, सन को एस से दे रहे हैं। कोई प्लेनेट है जो यहाँ पे घूम रहा है, प्लेनेट पी। ठीक, प्लेनेट पी जिसका मास कितना है, जिसका मास है एम। यहाँ पे है प्लेनेट आ गया पी, सेम प्लेनेट है जिसका मास है एम। अब आपको दोनों पे डिस्टेंस निकालना है कि के सबसे क्लोजेस्ट और सबसे दूर पे कि क्या वेलोसिटी रहने वाली है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम मान लेते हैं जो हमारी यहाँ पे आएगी, ये फर्देस्ट पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ दूरी कितना दे दूँ, यहाँ से यहाँ की दूरी मैं दे देता हूँ R1। और जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है ये कितनी है हमारी, R2। नोटेशन समझिए, जो यहाँ पे है ये वेलोसिटी है v1 ले लेते हैं, और जो ये वेलोसिटी है इसको मैं कितना दे देता हूँ v2। यही हमसे v1 और v2 पूछ रहा है। अब आप बताइए, एफी और एफिलॉन को ही हम क्या बोलते थे, एफोजी, और पेरिफिलॉन को पेरिजी। इसको याद रख लेना। अब देखो R1 सबसे इसके दूर है, दूर है तो वहां पे हमारा क्या डिस्टेंस आता था, फर्स्ट लॉ में हमने निकाला था, यहाँ तक सेंटर तक ए ई होता था, ए ई प्लस ए। जब वो करते थे तो हमारा R1 की जो वैल्यू आती थी वो कितनी थी, ए प्लस ए ई। जब हम ए कॉमन ले लेंगे, R1 इक्वल टू हमारा निकल के आएगा A1 प्लस ई। इसी तरह R2 जब निकालेंगे, R2 इक्वल टू हमारा क्या आएगा, पूरा डिस्टेंस यहाँ से अगर ए सेंटर है तो यहाँ से ए माइनस ए ई, सेंटर से फोकस की दूरी ए ही होती है ना। तो R2 इक्वल टू निकल के आएगा A इंटू 1 माइनस ई। R1 R2 हमें पता चल गया। अब अगला कॉन्सेप्ट हमको क्या पता है कि अगर कोई भी प्लेनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है ना। एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो हमारा टार्क क्या होगा, टार्क हमारा जीरो होगा, तभी तो कांस्टेंट होगा। चलो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है। कब है, जब हमारा टार्क जीरो है। और ये हम टार्क किसके अबाउट ले रहे हैं, जो हम टार्क ये सब ले रहे हैं ये हम सारा सन के अबाउट में ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि सन ही हमारा फिक्स है और ये सब उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। अब अगर हमारा ये एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो यहाँ से मैं L1 इक्वल टू, इन दोनों पॉइंट के लिए मास सेम लिया हूँ, L1 इक्वल टू L2 लिख सकता हूँ कि नहीं, कुछ भी डाउट हो तो बोलो। अब L1 एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, R, यही होता है ना, डिस्टेंस R1 क्रॉस P1।
इक्वल टू R2 इंटू P2। अब इनके बीच एंगल कितना है? देखो, जो आपकी डिस्टेंस और वेलोसिटी, यहाँ पे एंगल कितना है? एंगल है 90 डिग्री। और साइन 90 कितना होगा? साइन, अगर इसको मैं, यही होता है ना आर एम भी साइन थीटा, वो हटाने के लिए, तो यहाँ पे साइन थीटा हमारा कितना है? 90 डिग्री। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? साइन 90 की वैल्यू 1। तो हमारा क्या बचेगा? केवल आर एम भी, यही बचेगा कि नहीं? तो इसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा। नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर आपने क्यों नहीं लिखा, इसलिए यहाँ एक्सप्लेन किया। तो चलो R1, P की वैल्यू डालते हैं। R1 इंटू P1 की वैल्यू कितनी आएगी? mv1। m इसका a है और वेलोसिटी v1 है, ठीक। तो ये हमारा आएगा R1 इंटू एम v1 इक्वल टू R2 इंटू एम v2। यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मास सेम है। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? v1। v1 R1 की वैल्यू पुट करते हैं। R1 की वैल्यू हमने क्या निकाला है? सबसे फर्देस्ट a इंटू वन प्लस ई। v1 इंटू ए वन प्लस ई इक्वल टू, इधर क्या आएगा? v2। R2 इक्वल टू क्या है हमारा? R2 की वैल्यू हमारी आई है a इंटू वन माइनस ई। a इंटू वन माइनस ई। यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, जो v1 और v2 का रेशियो आएगा v1 इंटू वन प्लस ई इक्वल टू v2 वन माइनस ई। इस पे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं डायरेक्ट, कि कैसे इसको आप सॉल्व करोगे। इसेंट्रिसिटी और एक की वेलोसिटी दे देता है, दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी पूछता है। तो इस रिलेशन को आप याद रखना। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, एक फार्मूले से कंजर्वेशन, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट था, वहां से जो निकलना था वो हमने निकाल लिया। यहाँ पे v1 v2 दो अननोन है, तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए, कहीं से डेवलप करनी होगी। अब अगली इक्वेशन क्या आएगी? अगली इक्वेशन, इसकी जो एनर्जी है, जब ये घूम रहा है तो क्या एनर्जी कहीं वेस्ट हो रही है? कहीं नहीं वेस्ट हो रही। तो एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो चलो उसको लिखते हैं। अब एनर्जी को हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा क्या बोलता है? मैं उस डायग्राम को यहाँ पे फिर से बना लेता हूँ, जो वहाँ पे बना। देखो, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन अच्छे से देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है वो इन्हीं सब चीज़ों से पता चलेगा। देखो, जैसे आपने अभी ये निकाला, इसमें ई और v1 दे के पूछे, v2 आपको निकालने को बोले, तो आप आराम से निकाल सकते हो, रटने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है। मेरा मेन मोटो है कॉन्सेप्ट ही सिखाना। तो चलो, यहाँ पे हमारा सन था, इसके फोकस पर एस। एक वेलोसिटी यहाँ पे पूछ रहा है v2, और इधर एक वेलोसिटी पूछ रहा है कितना? v1 ना, यही पूछ रहा है। इसको मास m है, इसका भी मास m है। अब हमें एनर्जी कंजर्व करनी है, तो इसको मैं 0.2 मान देता हूँ, इसको 0.1 मान देता हूँ। कुछ भी डाउट हो तो बोलो। देखो, पावर मत समझ लेना यार, ये 0.2 है, ये 0.1 है। अब दोनों पॉइंट पे एनर्जी लगानी है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मैं क्या बोल सकता हूँ? E1 इक्वल टू E2 कॉन्स्टेंट रहेगी। अब अगर ये प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो कौन कौन सी एनर्जी आएगी? एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और एक इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पता है ना? याद है? भूल गए? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का पूरा एक लेक्चर दिया हूँ, अगर नहीं याद है तो जाके वहां पे देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ U1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1 पे इक्वल टू U2 प्लस U2 क्या है अपना? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा कोई और एनर्जी है? नहीं है। तो चलो इसकी वैल्यू लिखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता है ना, दो मास के कारण कितना होगा। अब यहाँ पे एक और हम मान देते हैं, सूर्य का मास जो है ms, और प्लेनेट का मास तो हमने m मान के रखा हुआ है। ms यहाँ लिख देता हूँ, क्या है? मास ऑफ सूर्य, मास ऑफ सन, ठीक। कुछ भी डाउट हो तो बोलो। अब चलो U1 की वैल्यू रखते हैं। U1 हमारा क्या होगा इस पॉइंट पर? इस पॉइंट के लिए आएगा माइनस जी, दोनों पॉइंट का मास जिसके जिसके बीच ले रहे हो, ms और m का, ms इंटू एम। इसके बाद इनके बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी थी हमारी? R1, यही थी ना। तो यहाँ पे हम R1 लिखेंगे, R1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे इधर लिखेंगे
माइनस जी एम एस एम डिवाइडेड बाई R2। R2 हमारी कहाँ से कहाँ डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है R2, ठीक, प्लस हाफ mv2 सेकेंड पॉइंट पे प्लेनेट का काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर। कुछ भी डाउट हो तो बोलो, समझ में आया? अब इसको हम अरेंज करते हैं, R1 R2 की वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आएगा। जब यहाँ पे पुट करेंगे माइनस जी एम एस एम, R1 की वैल्यू क्या है, सबसे फर्देस्ट पॉइंट A इंटू वन प्लस ई, फर्देस्ट की बात हो तो वन प्लस ई, प्लस हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी एम एस एम। R2 की वैल्यू हमारी कितनी थी, नियरेस्ट पॉइंट की बात हो रही है, दूसरा पॉइंट सन के नियरेस्ट है ना, तो वन माइनस ई प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो, समझ में आया? अब जब हम इन दोनों इक्वेशन में यहाँ से देखो v1 और v2 के बीच एक रिलेशन आएगा, जब इसको यहाँ पे हम रख के सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऑन सॉल्विंग इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। देखो मैंने सॉल्व किया है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप एक बार सॉल्व करके खुद से वेरीफाई करिए। देखो जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे आपका कैलकुलेशन उतना फास्ट होगा। तो जब हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी v1 हमने क्या माना है, सबसे दूर। आपको याद करने की टेक्निक भी बता रहा हूँ, क्या लिख लेना है दोनों में, आपको जी एम एस इंटू ए इसमें भी लिख लेना है, और v2 इक्वल टू इसमें भी आप लिख लीजिए जी एम एस, एम एस क्या है, मास ऑफ सन डिवाइडेड बाई ए। अब आप बताओ, जो वेलोसिटी इसके सबसे दूर लिख रहे हो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? अगर इस सन से दूर है तो इसकी वेलोसिटी तो स्लो होगी v1, और v2 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जिसकी वेलोसिटी v1 की कम होने वाली है तो यहाँ पे क्या आएगा अपना, यहाँ पे इंटू वन, माइनस माइनस ऊपर आएगा और नीचे प्लस आएगा, इस चीज़ को आप याद रखना। अब v2 की ये तो सबसे इसके पास है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे कितना आएगा, वन प्लस ई डिवाइडेड बाई वन माइनस ई। प्लस माइनस में मत कंफ्यूज होना, जहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा रहे उसको ऊपर प्लस लेना है, जिधर पे कम रहे वहाँ पे उसको माइनस लेना है। समझ में आया कि नहीं? ये रहा हमारा रिजल्ट। अगर क्वेश्चन आए इस पे डायरेक्ट इसको अप्लाई कर देना v1 v2 निकालने के लिए। और अगर कॉन्सेप्ट से करना है तो क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें हमने लगाया है, जब भी क्वेश्चन आए क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? पहला हमारा एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारा कांस्टेंट होने वाला है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा इनके बीच जो एनर्जी है दो पॉइंट पे वो हमारा कांस्टेंट है। किसी भी पॉइंट पे पूछे इसको आप अप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हो। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा ना ही कभी कुछ आया है और ना ही कभी कुछ आएगा, ठीक। सेकेंड लॉ में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। जो था डी ए बाई डी टी वो किसके बराबर आता था, एल बाई टू एम। एम क्या था, मास ऑफ प्लेनेट, एल था आपका एंगुलर मोमेंटम। फिर अगर हमें एफिलॉन और पेरिफिलॉन पे वेलोसिटी पूछे उसको कैसे निकालेंगे उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर दिया। दो लॉ हमारे कंप्लीट हो गए। अब चलो तीसरा लॉ देखते हैं, कैपलर्स थर्ड लॉ, इसको समझते हैं। कैपलर का देखो थर्ड लॉ क्या था, पहले हम अपना सिस्टम बनाते हैं। क्या है, हमारा सन कहाँ पे है, एक इलिप्स के फोकस पे है और सारे प्लेनेट इसके चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट है ना। कैप्लर का फर्स्ट लॉ तो यही बोलता है, सूर्य जो है उसके एक फोकस पर बैठा हुआ है और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक प्लेनेट है, ठीक, जो इससे इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है P1। जो टाइम कितना ले रहा है, एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में टाइम लेगा T1। एक और प्लेनेट है जो ऐसे तो जितने भी प्लेनेट होंगे सबका तो पाथ होगा, मैं एक प्लेनेट के लिए कर रहा था। अब एक दूसरे प्लेनेट का पाथ बनाते हैं। जो एक दूसरा प्लेनेट है वो इसी सूर्य के चारों तरफ, कलर चेंज कर देते हैं, वो इस इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, देखो जो मैं बना रहा हूं। एक दूसरा प्लेनेट है जो इस पे मूव कर रहा है, ठीक।
केपलर का थर्ड लॉ है, अगर ऐसे बहुत सारे प्लेनेट हैं उनके टाइम पीरियड और डिस्टेंस में उन्होंने एक रिलेशन दिया था, उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। जो यहाँ पे डिस्टेंस है उन्होंने बोला ठीक है पहला प्लेनेट है, इसको डिस्टेंस है R1, और जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है प्लेनेट 2 का ए है, इनका R2। समझ में आया कि नहीं? दो प्लेनेट हैं, एक P1 है एक P2 है, अपने अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहे हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। अगर ये यहाँ से टाइम T2 ले रहा है एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में, और सूर्य से इसकी दूरी R2 है, और प्लेनेट P1 है T1 टाइम ले रहा है एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में, इसकी दूरी R1 है, तो इसके बीच इन्होंने एक रिलेशन दिया। क्या दिया? कि जो इनका टाइम पीरियड है T2 बाई T1 इक्वल टू R2 बाई R1, ये टाइम पीरियड का क्या होगा? स्क्वायर, और इधर क्या होगा? उसका क्यूब। ये उन्होंने एक रिलेशन दिया। यहाँ से उन्होंने क्या बोला? कि जो हमारा टाइम पीरियड का है वो डायरेक्टली डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड का स्क्वायर डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पे तो ये लॉ फेल हो गया। आप बताओ, जब ये प्लेनेट क्या यहाँ आर घूमेगा, ये कांस्टेंट रहेगा? आर तो यहाँ पे बदल रहा है ना, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? ये हमारा एक्चुअल लॉ नहीं था। जो एक्चुअल लॉ आया वो क्या था? टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसका स्क्वायर किसके? ए क्यूब के। अभी ए क्यूब क्या है? वो डिस्टेंस ही है, इसको हम अभी आगे डिराइव करेंगे। इसको कैसे किया गया है? वो एक गलत अजम्पशंस लेके किया गया है, उसको भी देखते हैं जो बुक में लेके, कि माना एक प्लेनेट इसको सर्कुलर मोशन कर रहा है। जब सर्कुलर मोशन करा दिए तो केपलर का तो लॉ ही फेल हो गया। केपलर ने कहाँ से लॉ बनाया? कि सारे जो भी प्लेनेट हैं वो हमारे कहाँ पे घूम रहे हैं? इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। तो चलो पहला देखते हैं जो प्रूफ अपने बुक में दिया गया है, क्योंकि मैं उसको भी करा देता हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे कि बुक में ऐसा क्यों दिया हुआ है। तो उसके पीछे का रीजन है। तो बुक में उन्होंने क्या ले लिया है? पहले ही मान लिया, लेट अस सपोज जो हमारे प्लेनेट हैं, सपोज प्लेनेट मूव्स इन सर्कुलर पाथ। अब जब सर्कल में क्या घूमते थे हमने पिछले में देखा था? सैटेलाइट। यहाँ उन्होंने प्लेनेट में को ही घुमा दिया। आप बताओ खुद से। अभी दो लॉ आपने देखा क्या होते हैं? प्लेनेट सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में ही घूमते हैं। मानो आंसर तो आया, लेकिन जो एक्चुअल है वो एक्चुअल आंसर नहीं है। उन्होंने क्या किया था? इसको ऐसा माना था प्लेनेट एक सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो कैसे प्रूव किया था उसको भी देख लेते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिकल पाथ न देके जैसे हम लोग सैटेलाइट में कर रहे थे, उन्होंने क्या कर दिया? इसको सर्कुलर दे दिया। ये है हमारा सन। एक मिनट, सन को हम रेड से बना रहे हैं तो उसी से बनाते हैं। ये है हमारा सन जो उसके फोकस या सेंटर पर है। यहाँ तो माइनर मेजर कुछ होगा नहीं, दोनों एक बराबर हैं। सन का मास है MS। ये है हमारा सन S, यहाँ पे लिख देते हैं। एक प्लेनेट है P, प्लेनेट है P जो भी वेलोसिटी से यहाँ पे मोशन कर रहा है, और इसका मास है स्मॉल m। जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? डिस्टेंस स्मॉल r। इसके बारे में समझ लो, सैटेलाइट जो हम वहाँ डिस्कस कर रहे थे वही चीजें हैं। अब आप बताओ, अगर ये प्लेनेट सर्कुलर मोशन करेगा तो इस पे क्या लगेगा? कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उस पे क्या आता है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। तो यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस करेगा? एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा FC। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू हमारी जो FC है, ये FC को प्रोवाइड कौन कर रहा है? FC को हमारा प्रोवाइड कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स FG। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे? बराबर। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे आया है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया है। तो चलो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं mv²। हमें टाइम पीरियड निकालना है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू mv²/r इक्वल टू g मास ऑफ सन, अगर दो बॉडी है, इंटू m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यही होता था ना ग्रेविटेशनल फोर्स, GMM/r²। यहाँ एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m गया। तो जो हमारी v की वैल्यू आई, वेलोसिटी कितना निकल के आई है? GMS कितना r। ये हमारा वेलोसिटी निकल के आ गया। हमने ये सारा चीज क्या मान के करें? सर्कुलर, जो राइट नहीं है। अभी मैं आपको इलिप्स के साथ भी प्रूफ कराऊंगा। अब इसका हमें टाइम पीरियड चाहिए, क्योंकि इन्होंने टाइम पीरियड और डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन दिया है, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A³ या R³ के बराबर। वही हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे।
तो आप बताओ टाइम पीरियड, अब हमें डिस्टेंस पता है, अगर ये पूरा एक चक्कर देगा, एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में प्लेनेट कितना डिस्टेंस चलेगा, टी टाइम पीरियड, टी इक्वल टू कितना चलेगा? अरे यार सर्कल का पेरीमीटर के बराबर, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। टाइम पीरियड इक्वल डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी भी, यही तो होता है टाइम पीरियड स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले में, डी बाई भी। इसी को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से जा रहे हैं, रट्टा मत मारिए, देखिए सारी चीजें आपको आ जाएंगी। 2 पाई आर, और जो ये भी की वैल्यू अभी हमने निकाला है इसको यहाँ पे पुट करते हैं, GMS/R। अब देखो यहाँ R नीचे है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये आ जाएगा 2 पाई आर, यही आएगा ना, ये आएगा हमारा 2 पाई आर। और जब ये नीचे स्क्वायर रूट में है 2 पाई आर, और जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो आर के पावर क्या आ जाएगा? 1/2। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो, ये सेम चीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, GMS। अब देखो यहाँ आर के पावर 1 है, अगर बेस सेम रहे तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से जो हमारा टी की वैल्यू निकल के आई, एक क्या निकल के आई? 2 पाई आर के पावर 3/2 इंटू इधर हमारा क्या आया है? √GMS। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब यहाँ पे देखो पाई कांस्टेंट, सूर्य का मास कांस्टेंट, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा टी डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर मैं सारी वैल्यू को कांस्टेंट मानूं, के इंटू आर के पावर 3/2 पे कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, जब दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? R³ ये रहा हमारा, जो मैंने यहाँ पे लिखा था टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R³। ये तब आया था जब हमने सर्कुलर मान के किया था, लेकिन कैपलर का लॉ तो ये है ही नहीं, वो तो सारे प्लेनेट सूर्य के चारों तरफ कैसे घूम रहे हैं? इलिप्टिकल पाथ में। तो जब सर्कुलर मान के करेंगे तब ये आएगा, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है। तो क्या हुआ? हमारा प्रूफ हो गया। कुछ भी डाउट है तो बोलो। अभी हम एक्चुअल में देखते हैं, जो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A³ ये समझ में आया? कोई भी पूछेगा एक्सप्लेन कर लोगे कि क्यों नहीं वैलिड करता? क्योंकि यहाँ पे देखो हमने सर्कल मान लिया है, यहाँ पे आर आप किसी भी पॉइंट पे लो कांस्टेंट है, लेकिन इजिप्स में जब ये घूमेगा प्लेनेट यहाँ से, आप बताओ क्या आर सेम है? इसके लिए आर अलग है, यहाँ पे पहुंचेगा आर अलग होगा, यहाँ पे पहुंचेगा आर अलग होगा, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि डायरेक्टली कांस्टेंट है? तो यहाँ से हम उसको नहीं बोल सकते, इसलिए उसके लिए अलग डिफिनीशन है, हम उसके थ्रू इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे आया है। ठीक, चलो उसको शुरू करते हैं, जो एक्चुअल लॉ है। अब नई स्लाइड देके लिखते हैं, कोई भी पूछे बता देना कि ऐसा क्यों हुआ है। देखो यार मैं आपको भले टाइम दे रहा हूँ, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें दे रहा हूँ ना, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप एक बार देख लोगे, आपका जेई एडवांस या कुछ भी क्वेश्चन हो उसको आसानी से कर लोगे, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। तो चलो एक्चुअल लॉ देखते हैं। क्या था हमारा? सारे सन सॉरी सारे प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ कैसे घूम रहे हैं? एक इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। सूर्य कहाँ पे है? अब तक तो आपको लॉ भी याद हो गया होगा, इतना बार आज मैंने बोला है। देखो चीजों को आप भी बोलिए लिखिए, जितना ज्यादा ये सब करोगे ना उतना ज्यादा ये क्लियर होगा। तो चलो मैं मान लेता हूँ, अभी हमको क्या करना है, जो हमारा टारगेट है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A³ इसको हम प्रूफ करेंगे। अभी मैं मान लेता हूँ ये सबसे दूर पॉइंट पे हमारा प्लेनेट है, एकदम फर्देस्ट पॉइंट P पे। जो हमारा प्लेनेट है वो एकदम फर्देस्ट पे है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी है। ठीक, ये यहाँ पे हमारा सन है। अब इनका मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, यहाँ से कलर चेंज कर दूँ थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ ये दूरी कितनी थी इलिप्स में? याद है ना? सेमी मेजर एक्सिस ए, और फोकस से सेंटर के बीच की दूरी कितनी आती थी? AE, यही होती थी ना AE। अब जो सूर्य से सबसे फर्देस्ट पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इसको मैं मान देता हूँ R1। ठीक, समझ में आया? ये सारे कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं, ये हमारा सूर्य है, इसके चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट घूम रहे हैं। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं? कैपलर के सेकेंड लॉ को यूज करके इसको प्रूव करेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ यूज कैपलर्स सेकेंड लॉ। कैपलर का सेकेंड लॉ क्या बोल रहा था? याद देखो,
याद है ना, dA/dt इक्वल टू L/2m। देखो मैं भी आपके ही साथ कर रहा हूँ, लेकिन इतना बार लिख रहा हूँ ना, हमें याद हो जा रहा है। आप जैसे मूवी देखते हो कंसंट्रेशन से, वैसे ही कंसंट्रेशन से लेक्चर देखिए। एक बार आप देखोगे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे क्या था, सारा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन। अगर ये पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा, ये यहाँ पी से चलना चालू हुआ, यहाँ से घूमते घूमते वापस पी पे पहुंच गया, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो यहाँ से हम क्या कैपिटल लॉ में बोलते थे, जो हमारा dA/dt एरिया ट्रेवल करेगा वो हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। तो अगर ये P यहाँ से चलते 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 यहाँ वापस से आ गया, कितना एरिया कवर किया है, जितना एरिया इलिप्स का है वही तो एरिया कवर करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा एरिया स्वेप्ट हुआ, जब P पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन किया, तो एरिया स्वेप्ट जो हमारा आएगा ये किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ इलिप्स। समझो कॉन्सेप्ट को, एरिया ऑफ इलिप्स। मैं इतना आराम आराम से चीज़ों को इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब इलिप्स का एरिया क्या होता है, अगर ये हमारा ए है, ए एक्सिस हमारा बी है, तो इलिप्स का एरिया हमारा आता है पाई ए बी। फिजिक्स का यही है ना, नहीं है मैथमेटिकल टूल के मैंने 15 या 16 वीडियो बनाए हैं, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है, फिजिक्स में मैथ आपकी वीक है तो आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं होंगे, इसलिए कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले मैथमेटिक्स ही आपको कवर किया था जितना फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही वहाँ पे जाके देखिए। और जिसकी कैलकुलेशन स्लो है वो हर क्वेश्चन को शुरू से लेके अंत तक पूरा कैलकुलेशन करे, 2 से 3 बार 4 बार। तो देखो धीरे धीरे एक महीने में ना आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगी। चलो अब इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैपलर सेकेंड लॉ वाले में। क्या बोलता है, एरिया बाई टाइम। एरिया हमारा क्या है, पूरा टाइम मान लेते हैं कंप्लीट करने में, टी लिया है, पाई ए बी डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू हमारा क्या है, L/2m। एम क्या था, इस प्लेनेट का मास था, और टाइम पीरियड पूरा एक कंप्लीट चक्कर करने में कितना टाइम लिया है, टी। यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमारा टाइम लगाया है पाई ए बी एरिया कवर करने में कितना लगाया, टी। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना। अब चलो हम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू रखते हैं। अगर इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूँ यहाँ के लिए, एंगुलर मोमेंटम एल, एल इक्वल टू हमारा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, यही होगा ना। एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। इसके बीच देखो एंगल यहाँ 90 डिग्री है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है कि कोई एंगल का वो सब ना रहे। तो जब r इंटू पी लिए तो एक क्या निकल के आएगा, r1 इंटू पी की वैल्यू एम भी होता है, और हमने वेलोसिटी कितना लिया है, mv1। यहाँ पे वेलोसिटी v1 है तो हमने v माना है, ठीक। कहीं भी कुछ भी डाउट है तो v1 v2 हमने क्यों माना है, क्योंकि जब एफिलॉन और पेरीफिलॉन पे था वहाँ पे जो फर्देस्ट था वो वेलोसिटी स्लो होती थी और क्लोजेस्ट की वेलोसिटी डाउन होती थी, तो उसको हमें यहाँ पे यूज करना है, इसलिए हमने यहाँ पे v1 का टर्म यूज किया है, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, पाई ए बी बाई टी इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया, r1 m v1 डिवाइडेड बाई 2m। m से m कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं। अब यहाँ से हमें r1 और a सब की वैल्यू क्या होती थी, r1 अगर सबसे दूर था, r1 इक्वल टू a प्लस ए ई, यही आएगा ना। तो यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा, 1 प्लस ई। और v1 की वैल्यू क्या थी, हमने जब पेरीफिलॉन पे निकाला था कैपलर सेकेंड लॉ में, v1 की वैल्यू क्या आई थी, मैंने ट्रिक बताया था, अगर दूर पे है तो स्पीड स्लो होगी, मतलब माइनस ऊपर लिखना है, gms बाई ए तो लिख लेना है। अब दूर है तो वेलोसिटी स्लो होने वाली है, 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब इसी r और v को हम इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक। पुट r1 एंड v1 इन अबव इक्वेशन, जो है हमारा ऊपर इक्वेशन है, जब यहाँ पे हम पुट करेंगे क्या निकल के आएगा, पाई ए बी बाई टी इक्वल टू r1 की वैल्यू a इंटू 1 प्लस ई, 2 को हम लिख लेते हैं, इंटू v1। v1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, gms बाई ए इंटू 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई।
यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। ए से ए हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ए से ए हमारा कैंसिल, हम स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। इधर पाई स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड का जब करेंगे 1 प्लस ई का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू, इधर अब देखो अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हमारा हट जाएगा, ये आएगा जी एम एस इंटू ए इंटू हमारा कितना आएगा 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब आप ध्यान से देखो, 1 प्लस ई से 1 प्लस ई एक कट जाएगा कि नहीं, एक मर जाएगा। और आपको याद होगा मैंने आपको एक और रिलेशंस बताया था, इलिप्स जब स्टार्ट किया था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, याद है कि नहीं, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था। इसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, बी स्क्वायर की यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा। तो चलो अगला स्लाइड देता हूँ। पाई स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखते हैं क्या क्या बचा है। 1 प्लस ई स्क्वायर से नीचे वाला 1 प्लस ई एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल केवल हमारा एक 1 प्लस ई बचेगा, यही बचेगा ना। और इस 1 प्लस ई को मैं इसके साथ ही रख देता हूँ, जो 1 माइनस ई यहाँ पे बचा हुआ है, 1 माइनस ई। और क्या है नीचे, 4 है, यही है ना, अच्छे से देख लो, इंटू जी एम एस बाई ए, जी एम एस बाई ए। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो आप बोलो। अब आप मुझे बताओ, अगर वो मैं 1 माइनस ई का होल स्क्वायर को खोलूंगा तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस ई और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस ई लिख सकता हूँ कि नहीं, ये कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। जब यहाँ पे हमारा 1 माइनस ई का होल स्क्वायर है, एक में 1 माइनस ई आएगा और एक में 1 प्लस ई, यहाँ से ए और ए हमारा दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, पूरा कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको हम अरेंज करते हैं तो यहाँ से हमारा टी स्क्वायर क्या आएगा, टी स्क्वायर का क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई ए स्क्वायर, और ये नीचे एक और है तो ये आ जाएगा हमारा ए क्यूब, 4 पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम एस। और यहाँ पाई का क्या है, स्क्वायर है, ये छूटना ना, इसको यहाँ पे लगा देने का। तो जो हमारा रिलेशन आया, यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 पाई स्क्वायर इंटू जी एम एस, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा कांस्टेंट है। तो बदल क्या रहा है, ए, जो इनके बीच की डिस्टेंस हमने लिया था, कितनी डिस्टेंस लिया था, जो हम लेके कर रहे थे R1 लिए थे, इसी डिस्टेंस को हम मान लेते हैं पूरा कहाँ से चेंज हो रहा है, ए पे, है कि नहीं। जो हमारा डिस्टेंस था वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए क्यूब, ए की वैल्यू आई है ना, एक मेजर एक्स वो सब। तो यहाँ से जो हमारा है, अगर मैं सारे टर्म को कांस्टेंट दूं तो इसको के इंटू ए क्यूब बोल सकता हूँ कि नहीं। अगर ये पूरा 4 पाई स्क्वायर जी एम एस कॉन्स्टेंट हो जाए तो यहाँ से टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए क्यूब, जो हमारा एक्चुअल कैलकुलस का थर्ड लॉ है इलिप्स मान के, वो ए बोलता है। कोई भी आपसे पूछे कि कौन सा लॉ सही है तो आप बता देना कि देखो जो बुक में दिया हुआ है वो सर्कुलर लेके करते हैं, जो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, क्योंकि आर तो कांस्टेंट ही नहीं है, आर तो हमारा यहाँ पे बदलते जा रहा है जैसे जैसे चेंज होगा। हमारा सेमी माइनर एक्सिस, सॉरी सेमी मेजर एक्सिस का जो डिस्टेंस ए है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की क्यूब है, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए क्यूब, ए रहा इसका प्रूफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा कैलकुलर का तीनों लॉ, जिसको मैंने एकदम डिटेल में हर चीज़ एनालिसिस करके आपको एक्सप्लेन किया है, कि ताकि आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। इस सारी चीज़ों को आप एक बार खुद से डिराइव करिएगा, खुद से आप डिराइव कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे नीट हो या जेई हो या आपका जेई एडवांस हो, आप सारे क्वेश्चन बना लोगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो। इसी के साथ यहाँ पे आपका ग्रेविटेशन का चैप्टर खत्म होता है। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट में डालिए, मैं आपको उसका सोल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा। दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है, जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे क्वेश्चन डालिए,
मैं सारे क्वेश्चन का आपको सोल्यूशंस वहाँ प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा जो कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ, अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप वहाँ से जाके वो नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आपको सेशन समझ में आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट इम्प्रूव होगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।